हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज जो डिस्कस होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल होगा, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते क्या है बेसिकली, तो बेसिकली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि उसका रंग रूप कैसा है, वो दिखने में कैसा है। इस तरह के फिजिकल मतलब क्या, जो चीज आप उसको टच कर सकते हो, जो आपको उसको बाहर से देख सकते हो, तो वो हो गया फिजिकल। एंड केमिकल क्या हो गया, जो उसमें चेंजेस आएगा अंदर से, इंटरनल जो भी चेंजेस आएगा वो हो गया केमिकल। तो हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि वो दिखता कैसा है, वो क्या क्या स्टेट में रह सकता है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आज जो डिस्कशन होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में डिस्कशन होगा। मेटल और नॉन मेटल क्या होता है इसके बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल कहाँ का पार्ट है और कहाँ से आया। तो मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट का एक पार्ट है। एलिमेंट चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि दो मेन कैटेगरी है, मेटल एंड नॉन मेटल। फर्दर इसको चार तरीके से बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड इनर्ट गैस। ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि मेटल से मेटलॉइड निकल के आया है, जबकि नॉन मेटल से इनर्ट गैस। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली if you think about world around us, you can think of many material like coin, cars and buses in which we ride, aeroplane, utensils at your home, electric wire, electric appliance and various other things. These all are made of metal. They can be non-metal also like coke, charcoal, etc. तो हम लोग के आसपास में जो हम लोग देखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों में हम लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो हम लोग का कॉइन हो, सिक्का, आप कोई भी व्हीकल्स देखो, कार, बाइक, बस, ट्रेन, तो वो सारे चीज़, यहाँ तक कि आप अगर एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो तो एरोप्लेन देखोगे, रॉकेट देखोगे, हेलीकॉप्टर देखोगे, घर में आप यूटेंसिल्स देखते हो, इलेक्ट्रिक वायर देखते हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हो, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो वो सारे चीज किस चीज से बने हुए हैं, वो सारी के सारी चीज मेटल से बने हुए हैं। कुछ चीजों में अभी प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, प्लास्टिक का भी यूज होता है बहुत जगह पर, लेकिन ज्यादातर चीज किस चीज से बने हुए हैं, तो वो ज्यादातर चीज मेटल से बने हुए होते हैं। तो वो मेटल से क्यों बनते हैं, क्यों मेटल से बनाया गया, क्योंकि मेटल में वैसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये सारी चीज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि उन सभी में कुछ नॉन मेटल भी हो। तो हम लोग आगे इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। जैसा कि फिगर में मैंने आपको दिखाया है, ये कार है, कार में जितना भी कार का बॉडी बनता है वो मेटल पार्ट से बनता है। कॉइन जो पहले चलता था, अभी भी कॉइन चलता है, गोल्डन कॉइन, सिल्वर कॉइन बहुत जगह पर चलता है। तो वो क्या है कि वो मेटल ही है। आप अपने घर में यूटेंसिल्स को देख लो, वो मेटल का बना होता है या अलॉय का बना होता है। स्टील है तो वो एक तरह का अलॉय है, और अलॉय कैसे तैयार होता है, मेटल से तैयार होता है। ये देखो कॉपर वायर, आप घर में वायरिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी जरूर होगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आपके घर में आ रहा है, तो वो किसी न किसी वायर के थ्रू आता है। तो वो वायर जो होता है या तो एल्युमिनियम वायर होगा या तो कॉपर वायर होगा, मोस्टली कॉपर वायर होता है। तो कॉपर वायर क्या है, एक तरह का कॉपर मेटल है, ये आप देख रहे हो। तो ये मेटल से बना हुआ है, ये नॉन मेटल से बना हुआ है। देखो नॉन मेटल के भी कुछ चीजों को मैंने डाला है, जैसे ये कोक है, कोक एक तरह का नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो ये सभी चीजें चाहे वो हम लोग के आसपास में हो, वो मेटल से बनी होती है या नॉन मेटल से बनी होती है। तो हम लोग को इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो एलिमेंट होता क्या, मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि मेटल या नॉन मेटल किस चीज के पार्ट हैं, वो एक एलिमेंट के पार्ट है। एलिमेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन neither be broken down into simpler substance nor formed
फ्रॉम टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज एलिमेंट। ये एक डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हो। एक्चुअली एलिमेंट क्या है इसको सिंपल तरीका से समझते हैं कि वैसा चीज जिसको आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज कर लो मेरे पास एक कोई पार्ट है, इसको हम बीच से ब्रेक कर दें, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये वाला पार्ट, मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, इसको बीच से डिवाइड कर दें तो ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये गोल्ड हो जाएगा दूसरा सिल्वर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आयरन का कितना भी छोटा टुकड़ा कर लो वो आयरन का ही प्रॉपर्टी शो करेगा थ्रू आउट लास्ट एटम। वो अगर आयरन का टुकड़ा करते 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 अनब्रेकेबल पार्ट तक भी पहुंच जाएगा जहां पर वो टुकड़ा नहीं हो सकता, फिर भी वो किसका प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? आयरन का। अगर आयरन का प्रॉपर्टी है मैग्नेट में चिपकने का तो वो मैग्नेट में जरूर चिपकेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोटा हो जाने पर अपना प्रॉपर्टी चेंज करेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है द सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब कि उसको ब्रेक करके आप दो या दो से अलग चीज नहीं बना सकते। वो कितना भी ब्रेक कर लो वो एक ही चीज रहेगा, एक ही एटम रहेगा। नॉर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, और दो या दो से ज्यादा चीज को मिला के आप उस चीज को बना भी नहीं सकते हो। वो एक ही पर्टिकुलर टाइप के एटम से मिल मिलकर भी बनेगा। तो उसी को बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को चार भाग में डिवाइड किया गया। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड इनर्ट गैस। ये चार भाग में कैटेगरी किया गया है। तो जैसे कि मैंने ये फिगर दिखाया है, ये आयरन बॉल है, ये ब्रास बॉल है, ये कॉपर बॉल है, ये गोल्ड बॉल है, ये टीन बॉल है, ये आयरन रस्टेड बॉल है। तो सभी जगह ये सभी किससे क्या है? ये मेटल है या मेटलॉइड है? ये मेटल है या फिर मेटलॉइड है। ओके, इसका कितना भी छोटा पार्टिकल्स कर लो वो वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि इसका बड़ा पार्टिकल्स शो कर रहा है। नॉन मेटल का अब जैसे कि देख लो सल्फर, सल्फर इज अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन, सेलेनियम, ब्रोमीन, ये सब नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में कि मेटल जो होता है उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। जनरली आप लोग जानते हो कि फिजिकल स्टेट तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और मैं आपको बता दूं एक छोटे सी बात कि फिजिकल स्टेट एक्चुअली में 5 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो एक्चुअली 3 ही पॉपुलर हैं, 3 ही के बारे में हम लोग को जनरली स्टडी करना होता है। 4th एंड 5th के बारे में स्टडी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। उस पर अभी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो फिजिकल स्टेट अगर मेटल का बात करें तो वो या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। तो अगर पर्टिकुलर मेटल के बारे में बात करें तो वो एक्चुअली सॉलिड स्टेट में होता है। मेटल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो वो किस स्टेट में रहेगा? तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। ओके, सॉलिड स्टेट में रहेगा। एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, कॉपर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया है जिसमें कि क्या है, कुछ पार्ट्स गोल्ड के हैं, कुछ पार्ट्स क्या हैं, सिल्वर के हैं, कुछ पार्ट्स प्लेटिनम के भी हैं, कुछ पार्ट कॉपर के हैं, जिंक के हैं। तो कहने का मतलब है जो भी मेटल होंगे वो किस स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, सारे मेटल सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। एक मेटल ऐसा भी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। खास करके थर्मोमीटर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। थर्मोमीटर अगर घर में कोई बीमार वगैरह पड़ता है तो इससे बॉडी के टेम्परेचर को मापा जाता है। तो थर्मोमीटर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक्चुअली क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। कहाँ पर? रूम टेम्परेचर पर। अगर रूम टेम्परेचर पे इसको रखोगे तो ये क्या होगा? लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। जनरली सारे के सारे मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। हाँ, कुछ सॉफ्ट
मेटल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, लेकिन हाँ फिर भी वो सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्ड इन नेचर। हार्ड इन नेचर, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, दैट इज इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज जनरली हाई। मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, आप इसको ठोकोगे पीटोगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा ये हार्ड होते हैं। ये हार्ड होने की वजह से क्या होता है, आप इसको क्या होता है आसानी से मोड़ नहीं सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है इसके हार्ड होने की वजह से। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं एक एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन एक्चुअली यहां पर भी है कि कुछ कुछ मेटल जो होता है हार्ड नहीं सॉफ्ट होता है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम इज सॉफ्ट मेटल। ये सब जनरली हार्ड नहीं होते, ये सब सॉफ्ट होते हैं। ओके। जैसे सोडियम और पोटेशियम ऐसे एलिमेंट हैं जिसको कि आप नाइफ से भी काट सकते हो, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। आप वेजिटेबल को भी नाइफ से काट सकते हो, फ्रूट्स को भी काट सकते हो, और सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल को भी नाइफ से काट सकते हो। वही अगर आप आयरन को नाइफ से काटने जाओगे तो नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि वो हार्ड है। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम ऐसे एलिमेंट हैं जो कि थोड़ा सॉफ्ट होते हैं और इसको आप नाइफ से भी काट सकते हो। नाउ थर्ड, there are generally 1, 2 or 3 electron in their outermost orbit, example sodium, magnesium, aluminium। देखो जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट हैं सभी को एक्चुअली में क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं सारे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है, तो इसीलिए इन्होंने, ये लोग क्या करते हैं अपने सेल में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। सेल कहां से आता है, तो हर एटम में एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्ट होता है, हर एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है एटम। एटम में क्या होता है, 3 चीज रहता है। एटम के अंदर में 3 चीजें रहती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस पर प्रेजेंट रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट बने होते हैं, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। जैसे सोलर सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह के सन क्या होता है सेंटर में रहता है, तो उसी तरह न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जिस तरह से प्लैनेट घूम रही है ना सन के चारों ओर, उसी तरह इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है। तो हर ऑर्बिट का अपना अपना एक कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है 2n²। फर्स्ट सेल का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल का कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल का कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल का कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है। तो अगर हम लोग सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम के पास Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, 11 इलेक्ट्रॉन को वो कैसे रहते हैं, पहले फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में चला जाता है, तो बचता है इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो बचेगा 9 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचेगा 1। तो फाइनल लास्ट जो सेल है उसका आउटर मोस्ट सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल होंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे सोडियम के बारे में मैंने बताया, सोडियम Na, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है Na। तो इसके देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन है। और जो थर्ड आउटर मोस्ट सेल है, ये सबसे लास्ट वाला आउटर मोस्ट सेल, इसमें आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह अगर मैग्नीशियम के बारे में देखोगे, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन रहता है। Mg इसका सिंबल है मैग्नीशियम का, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी देख सकते हो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल में अगर देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8, और जो फाइनल है, फाइनल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, 1 एंड 2। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है ऑटोनॉमस शेल में। क्यों? क्योंकि ये मेटल है। एक और एग्जांपल मैंने लिया है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम में भी देखो, एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में अगर बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड जो फाइनल है लास्ट वाला है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। तो जितने भी मेटल होंगे उसके आउटरमोस्ट शेल में या तो 1 या तो 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो ये भी एक पहचान है। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके, कि उसमें कितनी क्षमता होती है, कितने वो मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती होती है मेटल के अंदर में। इसी वजह से आप देखते हो कि ब्रिज वगैरह बनाने में आपको यूज़ किया जाता है मेटल। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट को ये सह सकता है, आसानी से उस पर गाड़ी जा सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मेटल्स आर वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जाम्पल आयरन कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आयरन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सह सकता है, जिसकी वजह से पुल पे इसका यूज किया जाता है। पुल बनाया जाता है, उस पर ट्रेन भी चली जाती है, इंसान भी चले जाते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स भी पास कर जाती है। तो क्यों? क्योंकि वो सभी वेट को वो सह सकता है, वो स्ट्रेस को सह सकता है। दैट्स इज वाई इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, ब्रिज, रेल लाइन etc। इसी वजह से बहुत सारे मेटल का यूज किया जाता है कहाँ बनाने में? बिल्डिंग बनाने में। क्या बनाने में? ब्रिज बनाने में। क्या बनाने में? रेलवे लाइन बनाने में। क्यों? क्योंकि इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। नाउ मैलिएबिलिटी। चलो मैलिएबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं। मेटल आर मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब होता है कि जिसको आप थिन शीट में चेंज कर सको। थिन शीट क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल जमीन के अंदर से अगर निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक लेयर में निकले, वो किसी भी तरीका से निकल सकता है। और उसको जब हम लोग ठोकते हैं, पीटते हैं या उस पर चोट करते हैं तो क्या होता है? वो टूटता नहीं है, वो क्या होता है? अपने पर्टिकुलर प्लेस पर एक लेयर बना लेता है और वो बहुत पतला लेयर भी बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोला जाता है। तो दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट। मेटल को हैमर्ड करके, मतलब कि पीट कर उसको बहुत थिन शीट में बदला जा सकता है। सिल्वर कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन लीव्स। सिल्वर का बहुत पतला सा पत्ती बनाया जा सकता है। यू मस्ट हैव सीन सिल्वर लेयर ऑन बर्फी। ये देखो बर्फी, आप लोगों ने बर्फी तो खाई होगी या देखा होगा। तो क्या होगा? एक्चुअली उसके ऊपर पे आप सिल्वर पेपर देखते होगे। एक्चुअली वो सिल्वर पेपर क्या है? वो सिल्वर ही है। एक्चुअली ये जो है वो सिल्वर ही है। सिल्वर का एक लेयर बनाया हुआ है और उसी पेपर को उस पर चिपका दिया जाता है। सिल्वर लेयर को इस पर चिपका जाता है। क्यों? वो सिल्वर लेयर कैसे बना? उसको पीट पीट कर उसको बहुत पतला लेयर बना दिया गया और उसकी को बर्फी पे डाल दिया जाता है, जिसको हम लोग खा भी लेते हैं और उससे कोई हार्म नहीं होता हम लोग के बॉडी के लिए। यह बहुत सही है। इसके अलावा आप फूड को पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल को देखोगे। एल्युमिनियम फॉयल इज यूज इनटू पैकेजिंग फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज किया जाता है। ये जो देख रहे हो वो आप एल्युमिनियम फॉयल है, इसको आप आसानी से देख सकते हो। वो क्या होता है? एक सीट में कन्वर्ट करके उसको रोल करके आपको आसानी से मार्केट में ये अवेलेबल हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये फूड मटेरियल वगैरह में करने में काम हो जाता है। इसके अलावा आप बहुत सारे मेटल को थिन शीट में बदलते हुए देखे होंगे। बहुत सारे का रूफ जो होता है वो भी इसी वजह से बनाया जाता है, ठीक है, जिसको बहुत लोग चादर बोलते हैं। नाउ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मेटल जो होता है ना उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उसको खींचें, मेटल को खींचने से वो टूटता नहीं है, वो क्या होता है? वो अपने लेंथ में इंक्रीमेंट कर देता है, लेंथ इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो थोड़ा पतला तो हो जाता है लेकिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स दैट मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर।
डक्टिलिटी का मतलब यही है कि मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जमीन के अंदर से थोड़ी ना वायर निकलता होगा, मेटल से ही उसको वायर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? मेटल के पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी? डक्टिलिटी का, जिसके वजह से वो मेटल जल्दी टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर। सिल्वर और गोल्ड के बारे में बात करें तो ये बहुत पतला वायर बना सकता है। अगर 2 ग्राम अगर हम गोल्ड ले लें तो ये ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर इतना वायर बना सकता है, 2 किलोमीटर का वायर बना सकता है। अगर 20 ग्राम हम लोग अगर सिल्वर ले लें तो ये 200 मीटर तक का वायर बना सकता है। तो कहने का मतलब है ये इसलिए इतना लंबा वायर बना सकता है, 2 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर इतना वायर इतना बना सकता है क्योंकि उसका उस लेवल का वो डक्टाइल है। कॉपर वायर को आप लोगों ने देखा होगा, कॉपर वायर कैसे बना होगा? जमीन के अंदर से वायर तो नहीं निकला होगा, जरूर ही उसके अंदर में डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होगा जिसके वजह से उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह है डक्टिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराना किसी भी चीज को। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेटल होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है। किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब कि अगर मेटल में एक एंड पर आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि उसके अंदर वो एक कंडक्टर है, मतलब कि एक तरफ से फ्लो करके दूसरे तक पहुंचा सकता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर माना जाता है। कॉपर इज नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर भी अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इसलिए हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो कॉपर वायर को यूज करते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये मेटल कंडक्टर क्यों होता है? मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में क्या होता है? ट्रेवल करते रहता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिगजैग पाथ में ट्रेवल करता है। जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन सारे एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। सारे एक ही डायरेक्शन में जब चलेंगे तो वो क्या होता है, एक एंड से यहां से करंट मिला और इस एंड तक करंट पहुंच गया। क्यों? ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा दिया जाता है। तो यही है जिसके वजह से करंट फ्लो होता है। तो ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सारे मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। अब हम लोग बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के डेंसिटी के बारे में। मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम है हाई डेंसिटी, सोडियम एंड पोटेशियम है मच लोअर डेंसिटी। जनरली जो मेटल होता है उसका डेंसिटी हाई होता है। डेंसिटी का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर स्पेस जो है ना वो कम लेगा। ओके, अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम बोलें 1 केजी आयरन और 1 केजी कॉटन में हैवी कौन है, तो हैवी ऑफ कोर्स आयरन है। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर 1 केजी आयरन है 1 केजी कॉटन है तो दोनों इक्वल है। बट लेकिन क्या होगा, अगर स्पेस देखें तो वो आयरन स्पेस कम लेता है और कॉटन स्पेस ज्यादा लेता है। रीजन क्या है कि आयरन का डेंसिटी हाई है, कॉटन का डेंसिटी लो है। तो डेंसिटी जनरली जितने भी मेटल होते हैं उसका हाई होता है, लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल के बारे में मैंने बताया था, सोडियम पोटेशियम, ये सब का सॉफ्ट मेटल है, इसलिए इसका डेंसिटी भी क्या होता है? लो हो जाता है। नाउ साउंड। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? जो प्लीजेंट साउंड क्रिएट करता है उसको बोलते हैं सोनोरस। तो मेटल आर सोनोरस। मेटल जो होता है अच्छा प्लीजेंट साउंड क्रिएट करता है। मेटल्स व्हेन हिट बाय हैमर प्रोड्यूस्ड अ रिंगिंग साउंड। अगर उस पर हैमर डालोगे तो वो टन करके एक आवाज करेगा, रिंगिंग साउंड देगा। तो वो क्या होता है? वो थोड़ा प्लीजेंट होता है। दैट इज वाई मेटल आर यूज टू मेकिंग बेल एंड वायर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए साउंड का यूज अच्छा आता है, इसी वजह से बेल बना दिया जाता है मेटल का, या फिर गिटार का स्ट्रिंग बना दिया जाता है, या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग बनाने में, वायर बनाने में इसका यूज करता है। जैसे कि आप देख रहे हो किसी पर्टिकुलर स्कूल में या ऑफिस के बाहर में ये आपने रिंग बेल देखा होगा, बेल
बेल रिंग। तो ये क्या होता है, इसको बजाया जाता है, ठीक है। ये इसका साउंड उतना ज़्यादा खराब नहीं होता, ये अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हाँ ठीक लगता है, वो गंदा नहीं लगता। तो इससे आप किसी को बुला सकते हो, क्यों? क्योंकि इसका साउंड जो होता है वो स्नोरस होता है, अच्छा होता है। यहाँ पर आप ये स्कूल बेल भी देखे होगे, तो ये भी क्या होता है, आयरन का बना होता है। तो ये एक्चुअली साउंड के बारे में डिस्कशन था। नाउ लास्ट, मेटल कैन फॉर्म अलॉय। मेटल क्या कर सकता है, अलॉय बना सकता है, दो मेटल। अलॉय किसको बोलते हैं, व्हेन टू और मोर मेटल कंबाइन ईच अदर, और वन मेटल और नन मेटल कंबाइन ईच अदर फॉर्म अलॉय। अलॉय क्या कर सकता है, अलॉय जब बनता है तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, मेटल से भी स्ट्रांग हो जाता है, और मेटल की तरह ही प्रॉपर्टी रखता है। हाँ, जिस चीज से बना हुआ है उससे थोड़ा अच्छा ही प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन ये बनता है, तो वो मेटल से अलॉय बन सकता है। जैसे ब्रॉन्ज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है। ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन से बनाया होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ओलंपिक में भी 3 मेडल दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज क्या होता है, ये एक तरह का अलॉय है जो कि दो मेटल से बनाया हुआ है, कॉपर एंड टीन से, इसमें ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो बहुत सारे मेटल का यूज किया जाता है अलॉय बनाने में, ड्यूरालुमिन है, ब्रास है, ये बहुत सारे अलॉय है। स्टेनलेस स्टील भी एक तरह का अलॉय है जिसका यूटेंसिल्स बनाने में यूज किया जाता है। तो मेटल के ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।